नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का 10 सामाजिक के पाठ 17 में हम चोल वंश का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने गुर्जर प्रत्यार वंश को पढ़ लिया था। लगभग चोल वंश के बाद एक वंश और बचा है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। एक अध्याय आपका पूरा हो जाएगा जो बहुत ही कठिन था। मैंने इसको सरल तरीके से आपको पढ़ाया है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि विद्यालय कमेटी ने एक निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है अपनी, लगभग ये चलते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत से बच्चे इस ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़े हो रहने के कारण वो कहीं बंद से गए हैं, यानी घूमने की छुट्टियों में उनकी घूमने की इच्छा होगी। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको थोड़े दिन के लिए रोकने का फैसला लिया है। आपकी ये कल से यानी 11 तारीख से 11 जून से 30 जून तक आपको अवकाश दिया जाता है। इस दौरान आप कहीं घूमने की इच्छा हो, अपने माइंड फ्रेश कर सकते हैं, घूम सकते हैं। साथ ही जो अब तक हमारे द्वारा जो भी सभी विषय अध्यापकों ने आपको जो कुछ पढ़ाया है उसका रिवीजन का भी आपको मौका मिल जाएगा। साथ ही हम पढ़ाई रुकी है, लेकिन आपसे हमारा संपर्क व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बना रहेगा। अगर आपकी कोई समस्या आती है या कोई पूछना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कमेंट के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं चोल वंश को, शुरुआत करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश में सबसे पहले विजयालय नाम क्या है? विजयालय नाम का एक शासक होता है। चोल वंश की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। तो इसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की जाती है। तो चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय द्वारा की गई। तब इसने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया। कहने का मतलब है चोल वंश की स्थापना किसने की? विजयालय नाम का एक शासक था जिसने चोल वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी क्या बताई? तंजौर। कौन सी बनाई? अपनी राजधानी तंजौर बनाई। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, जो हमने अशोक के शिलालेख पढ़े थे, यानी अशोक के जो अभिलेख पढ़े थे, उनमें भी चर्चा की थी कि जो चोल वंश है इसकी एक और विशेषता है कि ये दक्षिण भारत का राजवंश है। इसके अलावा 2 और राजवंश थे जो दक्षिण भारत में शासन करते थे। इसका उल्लेख हमने अशोक के अभिलेखों में भी किया था। मैं लिखता हूं चोल वंश दक्षिण भारत के 3 प्रमुख 3 स्वतंत्र राज्यों में से एक था। यानी 3 राजवंश थे जिनमें से ये एक था। इनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में कौन से थे? चेर, चोल व पांड्य का किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चोल वंश दक्षिण भारत के राजवंशों में से एक स्वतंत्र राज्य था। इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। किया गया
है। समझ में आ गया होगा आपको कि हमने विद्यालय को चोल वंश का संस्थापक पढ़ा, साथ में चोल वंश की विशेषता ये भी है कि दक्षिण भारत के 3 राजवंशों में यानी 3 स्वतंत्र राज्यों में यह सम्मिलित था और इसका उल्लेख हमें अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। ये विद्यालय के बारे में हमें इतना सा लिखना है। फिर इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है किसी का पुत्र होता है, यानी किसका, विद्यालय का, यानी विद्यालय का पुत्र आदित्य शासक बनता है, यानी विद्यालय का उत्तराधिकारी के रूप में कौन शासक बना, वो बना आदित्य। इसने पल्लवों को पराजित, मतलब पल्लव वंश का एक राजा था अपराजित, उसको क्या किया था, हराया था। इसने पल्लवों के राजा, उसका नाम है अपराजित को युद्ध में हराया था। इतना तक आपका आदित्य के बारे में ध्यान रखना। पल्लवों का एक राजा था अपराजित को युद्ध में क्या किया था, हराया था। यानी आदित्य विद्यालय जो इसके संस्थापक थे उन्हीं का पुत्र था, यानी उन्हीं का उत्तराधिकारी था। उनके बाद आदित्य शासक बनता है और शासक बनते ही इसने पल्लवों, यानी पल्लव ये एक राजवंश है, इसके बाद हम पल्लव वंश को पढ़ेंगे। पल्लवों के राजा अपराजित को युद्ध में हराया था। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसने पल्लवों को हराया था। अब आदित्य के बाद ही अगर हम बात करें तो मैप के चार्ट में जो दिख ही रहा होगा, आदित्य के बाद जो शासक बनता है परांतक बनता है, जो आदित्य का ही पुत्र होता है। तो आगे नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं परांतक की। यहाँ से अब इसमें परांतक को हम पढ़ते हैं। परांतक प्रथम आदित्य का पुत्र होता है, आदित्य का पुत्र होता है। इसके समय, यानी इसने जो आदित्य था इसने तो पल्लवों के राजा अपराजित को पराजित किया था, लेकिन इसका पुत्र हुआ परांतक प्रथम, इसने पल्लवों को जड़ सहित समाप्त कर दिया था, यानी संपूर्ण इनकी शक्ति नष्ट कर। इसके समय पल्लवों की शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। तो समझ में आ गया होगा, हमने 3 राजाओं का अध्ययन कर लिया। सबसे पहले विद्यालय, फिर विद्यालय के बाद हमने पढ़ा आदित्य, आदित्य के बाद पल्लव। तो मतलब परांतक ने क्या किया, पल्लवों को जड़ सहित क्या कर दिया, समाप्त, यानी पल्लव वंश को नष्ट इन्होंने ही कर दिया। किसने, परांतक ने, यानी उसने उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो ये यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे, हमने तीन राजाओं की यहाँ पे चर्चा कर ली। विद्यालय संस्थापक के रूप में पढ़ा, आदित्य उसका पुत्र था पढ़ा, फिर इसके बाद परांतक को पढ़ा। अब इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसका नाम है राजराज प्रथम। क्या है, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो राजराज प्रथम के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजराज प्रथम, तो इसका जो शासन काल है 985 से 11 मतलब 1013 तक इसका शासन काल रहता है। किसका, राजराज प्रथम का। अब राजराज प्रथम ने कहा जाता है इस वंश का सबसे प्रतापी व शक्तिशाली शासक हुआ।
यानी राजराज प्रथम क्या हुआ, इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक हुआ। इसने देखो इसने क्या क्या जीता है, इसकी क्या क्या विजय थी, इसने अपने क्या क्या कौन कौन सी चीजें मतलब कौन कौन से राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसने संपूर्ण बंगाल मैसूर कुर्ग, यानी जो संपूर्ण बंगाल, मैसूर, कुर्ग, मद्रास, ये चेन्नई का वर्तमान नाम मतलब चेन्नई का आज वर्तमान नाम चेन्नई है, लेकिन चेन्नई से पहले उसका नाम मद्रास था। ऐसे ही आज बंगाल को पश्चिम बंगाल कहते हैं, मैसूर को आज आंध्र प्रदेश कहते हैं, मैसूर वाला भाग, और ये कुर्ग कर्नाटक वाला भाग था। तो ये उनके प्राचीन नाम में बंगाल, मैसूर, कुर्ग और मद्रास को अपने अधीन कर दक्षिण भारत, यानी ये सभी सब कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। आज वर्तमान में सभी दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। यानी इससे पता लगता है किस तरह यह प्रतापी और शक्तिशाली था। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतकर वहां का एक छत्र सम्राट बन गया था। यानी एक छत्र का मतलब इसके अलावा वहां कोई दूसरा शासक नहीं था। यानी इस वंश का सबसे प्रतापी शक्तिशाली शासक हुआ। इसने संपूर्ण बंगाल, मैसूर, कुर्ग और मद्रास को अपने अधीन कर दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। कौन? राजराज प्रथम। साथ में इसके बारे में हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इसके द्वारा ये शिव उपासक था और इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ लिखता हूँ राजराज प्रथम ने तंजौर इनकी राजधानी थी तंजौर में शिव का जो मंदिर था उसका नाम था शिव का राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। अब ये होगी राजराज प्रथम की सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक माना जाता है। इसके बाद इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और एक शिव मंदिर यानी शिव का उपासक था, इसलिए इसने शिव मंदिर का निर्माण किया था जिसका नाम था राजेश्वर मंदिर। अब आगे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शासक आता है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? राजराज प्रथम का ही पुत्र था। कहा जाता है कि इसके शासन काल में चोल वंश की जो साम्राज्य की सीमाएं थी उनका बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसने अपनी सीमाओं को गंगा नदी तक पहुंचा दिया था। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले आप। अगला शासक राजेंद्र प्रथम की हम चर्चा करते हैं। तो राजेंद्र प्रथम इसके पास विशाल नौसेना थी। यानी इसके पास एक सेना होती है, थल सेना। तो उस समय वायुसेना तो होती नहीं थी, लेकिन नौसेना भी इसके पास थी। इसने इसके शासन काल में चोल साम्राज्य
की सीमाओं का सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तार हुआ। यानी इसके पास एक विशाल नौसेना थी, साथ में ही इसका जो शासनकाल रहा इसमें चोल साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसने पेगु, ये स्थान है पेगु, पेगु के बाद एक और स्थान है जिसका नाम है मर्तबान, और मर्तबान तथा एक और स्थान है, नाम सुना होगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को जीत लिया। बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक महिपाल यानी पाल वंश, महिपाल से युद्ध किया। देखो इसके समय मैं कह रहा हूं कि इसके समय सबसे ज्यादा चोल वंश की सीमाओं का विस्तार हुआ। इसने कलिंग को यानी कलिंग राज्य, हमने जब अशोक पढ़ा था सम्राट अशोक तब भी आया था, कलिंग के आक्रमण के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो कलिंग को पार कर ओड यानी इसको उड़ीसा बोलते हैं, उड़ीसा उड़ीसा ठीक है, उड़ीसा यानी ओड का मतलब क्या है, वर्तमान में क्या है वो उड़ीसा है। इसने कलिंग को पार कर ओड, दक्षिण कोसल, मगध होते हुए गंगा नदी क्षेत्र को भी जीत लिया था। यानी इसने बंगाल के शासक के साथ युद्ध किया। इसके बाद कलिंग को पार कर ओड, दक्षिण कोसल, मगध होते हुए गंगा नदी क्षेत्र को भी जीत लिया। इतने बड़े एरिया यानी इतने बड़े क्षेत्र को जीतने, यानी इसका जो दक्षिण भारत से गंगा नदी तक इसका साम्राज्य फैला दिया, यानी गंगा नदी क्षेत्र को भी इसने जीत लिया। इसके उपलक्ष्य में इसने गंगा नदी क्षेत्र जीतने के उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की थी। इस विजय उपलक्ष्य में गंगेकोर की उपाधि धारण की। तो यहां तक ध्यान में रखना है। देखो इसके पास एक विशाल नौसेना थी। उसके साथ इसके शासनकाल में चोल साम्राज्य की सीमा को सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार को जीत लिया। बंगाल का शासक महिपाल से युद्ध किया। इसने कलिंग को पार करते हुए और दक्षिण कोसल, मगध होते हुए गंगा नदी क्षेत्र को भी जीत लिया था। इस पीरियड के उपलक्ष्य में गंगेकोर की उपाधि इसने धारण की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, गंगेकोर की उपाधि किस चोल शासक ने की थी? उसका नाम आता है, क्या नाम आता है उसका? राजेंद्र प्रथम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया राजेंद्र प्रथम तक। अब इसके बाद इसका पुत्र
राजेंद्र प्रथम का पुत्र जिसका नाम है राजा धीराज, वो शासक बनता है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको दिख गया होगा। अब हम अगले शासक की चर्चा करते हैं, उसका नाम है राजाधिराज। क्या नाम है उसका? राजाधिराज। तो राजाधिराज हम इसकी चर्चा करेंगे, राजाधिराज की। राजाधिराज, अब राजाधिराज इसी का पुत्र था, राजेंद्र प्रथम का। राजाधिराज ने चालुक्य नरेश, यानी चालुक्य नरेश राजा था, चालुक्य नरेश सोमेश्वर से एक जगह का नाम है जिसका कोपम राजाधिराज ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर से कोपम के युद्ध में पराजित हुआ। यहाँ ध्यान में रखना है, राजाधिराज का कोपम का युद्ध। कोपम का युद्ध किन किन के मध्य होता है? कोपम का युद्ध एक तो चालुक्य नरेश जिसका नाम था सोमेश्वर, और एक था चोल शासक जिसका नाम था राजाधिराज। और राजाधिराज कौन था? ये राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। यानी राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज शासक बनता है। राजाधिराज ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर से कोपम के युद्ध में युद्ध किया, यहाँ युद्ध किया तथा पराजित हुआ, यानी हार किसकी हुई? राजाधिराज की ही हुई थी। अब आगे इसके बाद राजाधिराज के बाद कौन शासक बनता है? वीर राजेंद्र शासक बनता है, यानी वीर राजेंद्र। तो यहाँ चोल वंश के शासक राजाधिराज की हार होती है किसके हाथों? चालुक्य के सोमेश्वर से। तो उसके बाद जो शासक बनता है वीर राजेंद्र, इसने पहले हुई हार का बदला लेते हुए चालुक्य मतलब नाम तो नहीं है, चालुक्यों, यहाँ इग्नोर कर दो। चालुक्यों को कुंडलम संगम के युद्ध में हराया। तो आपको ध्यान में रखना है कि वीर राजेंद्र शासक बना, राजाधिराज चालुक्यों से पराजित हो ही जाते कोपम के युद्ध में सोमेश्वर हाथों। लेकिन इसके बाद वीर राजेंद्र शासक बनता है। इसने जो पहले हार हुई राजाधिराज की, उसका बदला लेते हुए चालुक्यों को कुंडलम संगम के युद्ध में हराया। यानी अपनी हार का बदला उन्होंने कुंडलम संगम युद्ध में लिया, उनको हरा कर। किनको? चालुक्यों को। अब वीर राजेंद्र के बाद क्या होता है कि चोल वंश में उत्तराधिकारी के लिए इनमें आपस में ही इनके युद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्तराधिकारी का मतलब मैं राजा बनूं, ऐसे 4-5 मिलके युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। फिर उनमें से कौन राजा बनता है? वीर राजेंद्र के बाद राजेंद्र कुलोतुंग। कौन शासक बनता है? राजेंद्र कुलोतुंग, जो इस वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है, कुलोतुंग, राजेंद्र कुलोतुंग। तो इसकी हम अध्ययन करते हैं। यहाँ तक आप इसको पोज कर ले, लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब किसको पढ़ेंगे? अगला शासक रहेगा, यानी अंतिम मानते हैं इसको, राजेंद्र कुलोतुंग
तो राजेंद्र कुलोत्तुंग यहाँ पढ़ते हैं कुलोत्तुंग। कहा जाता है कि ये कुलोत्तुंग उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त होने के बाद कुलोत्तुंग चोल वंश का शासक बनता है। इसकी मां, कहा जाता है इसकी मां चोल राजकुमारी व इनके पिता थे, वो पिता चालुक्य वंश से थे, यानी इनकी माता चोल थी, चोल वंश से संबंध रखती थी, इनके पिता चालुक्य थे। तो यहाँ पे दो वंशों का खून इसमें होता है, एक तो चोल वंश का माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से चालुक्य वंश का। तो कुलोत्तुंग इसकी माँ चोल राजकुमारी को पिता चालुक्य वंश से थे, इसलिए इसने एक नए वंश चालुक्य चोल इसने एक नए वंश चोल चालुक्य चोल की स्थापना की और 40 वर्षों तक शासन किया, यानी 40 वर्षों तक ये शासक बना रहा। तो ये ध्यान रखना, ये कुलोत्तुंग के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें दो वंशों का खून था, माता थी चोल और पिता थे चालुक्य। फिर इसने एक नए वंश की स्थापना करता है, चालुक्य चोल वंश की। तो लगभग हमने चोल वंश के सभी राजाओं को पढ़ लिया। अब एक नोट लगा के, यानी इन्हीं चोल वंश में एक शासक होता है जिसका नाम है करिकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है करिकाल को। तो पढ़ते हैं करिकाल, तो इसको भी लिख लेना कुलोत्तुंग को। इसका पूरा नाम है राजेंद्र कुलोत्तुंग। अब हम चर्चा करते हैं करिकाल। ये करिकाल नोट लगा के लिखना है क्योंकि इसका क्रम नहीं है, बस इसके बारे में इतना सा उल्लेख मिलता है कि चोल राजा करिकाल होता है। इसने अपनी राजधानी इसने अपनी जो राजधानी थी उगरपुर से कावेरी पट्टनम को बनाया। तो करिकाल में आपको ध्यान रखना है, करिकाल की राजधानी इससे पहले उगरपुर थी जब ये शासक बना, लेकिन ये अपनी राजधानी कहाँ ले आया? कावेरी पट्टनम में। कहाँ तक ले आया? कावेरी पट्टनम में। इसने एक युद्ध लड़ा था सियल से युद्ध यानी ये सियल से इसने युद्ध किया, उसमें ये जीत जाता है। युद्ध कर युद्ध बंदियों से कावेरी नदी पर 100 मील लंबा एक बांध बनाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसने सियल से युद्ध किया। युद्ध जीतने के बाद जो भी युद्ध बंदी बने, यानी उसके सियल के सैनिक, उनको बंदी बनाकर उनसे कावेरी नदी पर 100 मील लंबा एक बांध बनवाया। किसने बनवाया? ये करिकाल ने। किसने बनवाया? करिकाल ने। और साथ में इसके द्वारा 2 नगरों की स्थापना की थी करिकाल ने। कौन है? करिकाल
ने पुगार व पुहार नाम से दो नगरों की स्थापना की थी। तो हमने बीच में नोट लगा के पढ़ा है कि इस चोल वंश में एक शासक होता है जिसका नाम होता है करिकाल। अब करिकाल क्या करता है, अपनी राजधानी उगरपुर से कहाँ ले आता है, कावेरीपट्टनम। इसने एक सिहेल व्यक्ति के नाम से युद्ध करता है। अब वहाँ जो भी युद्ध तो ये जीत गया, लेकिन जो बंदी बचे उनसे इसने कावेरी नदी पर 100 मील लंबा एक बांध बनवाया। इसने दो नगरों की स्थापना की, इनका नाम था पुहार और पुगर। पुहार और पुगार, पुहार और पुगार नाम के दो नगरों की इसने स्थापना की। तो हमने चोल वंश के बारे में सभी राजाओं को प्रत्येक डिटेल के साथ पढ़ लिया। अब इनका चोल प्रशासन है अगला टॉपिक, फिर चोल समाज है, फिर चोल कला यानी इनकी समाज के बारे में, इनकी कला के बारे में और इनके प्रशासन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।